दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 45 वर्ष की हो गई, काफी प्रौढ़ हो गई और उसके पास बहुत बड़ी ताकत भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश की आज वो सबसे मजबूत पार्टी है, उसके मेंबर सबसे ज्यादा हैं इस देश में, बल्कि वो कहती है कि दुनिया की वो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ताकतवर पार्टी हो गई है। उसके बहुत सारे नेता ऐसा कहते पाए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आप सहमत हों या असहमत हों, लेकिन उसने विस्तार किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 45 साल की हुई, उसकी राजनीतिक यात्रा 45 वर्ष से ही शुरू नहीं हुई है, बहुत पहले शुरू हो गई थी। 100 साल का तो आरएसएस हो गया, जो उसका मातृ संगठन है, और बीजेपी का पहले जो नाम था, यानी इसका पूर्व अवतार आप कह सकते हैं, वो जनसंघ था, भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ का गठन जो है 1951 में हुआ था। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा देकर बाहर आए जो हिंदुत्ववादी नेता थे उन दिनों के, हिंदू महासभा के भी वो एक समय अध्यक्ष रहे, बहुत बड़े नेता थे नो डाउट, और शिक्षा शास्त्री भी थे। बंगाल में उनका बहुत इलीट फैमिली में जन्म हुआ था, स्वयं वाइस चांसलर भी थे एक समय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो जब कांग्रेस से, नेहरू सरकार से नाराज हुए, तो उन्होंने गुरु गोलवलकर, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय, इन तमाम नेताओं की संगत में आए। इनके साथ उनका डायलॉग हुआ, काफी दिन तक डायलॉग चलता रहा, बातचीत होती रही। चूंकि वो हिंदुत्ववादी थे विचारों से, इसलिए पहले से भी इन लोगों से परिचय था, लेकिन बहुत सांगठनिक किस्म का परिचय नहीं था। तो धीरे धीरे सांगठनिक किस्म के परिचय में जो पुरानी जान पहचान थी वो तब्दील होती रही, और फिर 1951 में जनसंघ नाम की पार्टी का गठन हुआ और उसके वो संस्थापक अध्यक्ष बने। 1952 में जनसंघ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन कानपुर में हुआ। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस भारतीय जनसंघ के वो संस्थापक अध्यक्ष थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, उन्होंने अनेक मुद्दों पर जो हिंदुत्ववादी शक्तियां उस समय की थीं, आरएसएस हो या हिंदू महासभा हो, उसके जो व्यूज थे उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया अनेक मुद्दों पर। अब जैसे आपको मैं बता दूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आर्टिकल 370, जिसके खिलाफ आरएसएस शुरू से रहा, आर्टिकल 370 का न केवल समर्थन किया था जब आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस की गई, संविधान में शामिल की गई, बल्कि उसके पक्ष में वोट किया था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो बाद में बने, वो संविधान सभा के सदस्य थे। केवल 370 की बात नहीं, माइनॉरिटीज के बारे में उनके जो विचार थे वो बिल्कुल अलहदा थे, बिल्कुल अलग थे। न तो वो हिंदू महासभा के नेताओं से मिलते थे और न तो वो आरएसएस के नेताओं से मिलते थे, लेकिन कुछ कॉमन कॉज थे, कुछ सामान्य, कुछ साझा विचार थे जो मिलते जुलते थे, और कुछ विचार उनके बाद में बदले। अब जिस कश्मीर पर उनकी समझदारी अलग थी, इस्तीफा देने के बाद नेहरू कैबिनेट से, हालांकि उन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा कश्मीर के मुद्दे पर नहीं दिया था, नेहरू लियाकत पैक्ट उसके विरोध में दिया था। बहुत सारे संघ और हिंदू परिषद वगैरह के नेता जो नहीं जानते इतिहास, वो कहते हैं कि नहीं साहब, कश्मीर पर दिया था, ऐसा नहीं है। तो एनीवे, कश्मीर को लेकर उनकी राय बाद में बदली, 370 पर भी बदली, और वो अभियान उन्होंने छेड़ा, और उसी अभियान के दौरान उनकी वहां पर जम्मू कश्मीर में मृत्यु हुई थी। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने
एक महत्वपूर्ण बात सामने लाना चाहता हूं इतिहास की, वो ये कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बिल पास किया है, वक्फ संशोधन विधेयक, जिस पर सारे देश में खासकर जो हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं इतना प्रचारित उसको कर रही हैं, और जो लोग बेचारे जानते नहीं, आम लोग, साधारण लोग, जो जो जिन्होंने बिल भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा, वो खुश हो रहे हैं। उनके बच्चों की नौकरी लगे या ना, उनके बच्चे चाहे घर में 3 बच्चे हों, तीनों बेरोजगार क्यों ना हो, लेकिन वो इसी बात से खुश हैं कि वक्फ बिल पास हो गया। हमने कई देखा, गली मोहल्ले में बातचीत करते हुए लोगों को अपार खुशी है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे से लेकर और 6ठी क्लास के बच्चे तक वो 9,000 10,000 की किताबें खरीद कर अपने घर ला रहे हैं, और कर्ज लेकर किताबें ले रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में और मिडिल स्कूल में सरकारी स्कूल गायब हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, मोटी फीस दे रहे हैं कर्ज लेकर, लेकिन इसके बावजूद वो खुश हैं कि वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हो गया, जो संशोधन चाहती थी बीजेपी, वो पास हो गया। लेकिन क्या पास हुआ वो नहीं जानते, और उसके पास होने का मतलब क्या है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपके साथ आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो वक्फ का संशोधन बिल है, जिसके पास होने को बीजेपी और उसकी सरकार बहुत बड़ी उपलब्धि अपना बता रही है। अगर आज की तारीख में श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते, तो इस तरह के बिल पास कराने वालों और इस तरह के बिल को ड्राफ्ट करने का सोच रखने वालों को वो तुरंत अपनी पार्टी से बाहर कर देते। जी हां, मैं एक साफ कह रहा हूं आपको, जनसंघ जिसके वो अध्यक्ष थे और जितने समय तक रहे, बहुत कम दिन रहे, 1 डेढ़ साल, आपको मैं बताऊं कि वो पार्टी बिल्कुल नहीं पसंद करती थी इस बात को। कम से कम मुखर्जी साहब, मैं दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, बलराज मधोक के बारे में नहीं कह रहा हूं, वो तो आरएसएस बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन दीन जो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थिंकिंग थी वो बिल्कुल अलग थी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में या अन्य जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनके बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज की बीजेपी में या बाद के दौर के जनसंघ में फिट ही नहीं बैठते। या तो पार्टी उनको बाहर करती या वो पूरी पार्टी को डिसबैंड कर देते। हालत ये है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो संविधान सभा के सदस्य थे, और भारत की संविधान सभा के एक सदस्य के तौर पे उन्होंने समय समय पर माइनॉरिटी क्वेश्चंस पर बहुत सारे भाषण दिए। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी डिबेट में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स पेश करने जा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, उसके डॉक्यूमेंट से, जो ठोस प्रमाण पेश करते हैं कि उनकी माइनॉरिटी संबंधी जो सोच है वो आरएसएस, हिंदू परिषद, हिंदू महासभा और बीजेपी, इन सब से बिल्कुल अलग थी। और वो क्या थी, मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, उनका ये कहना था, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 17 अप्रैल 1947 को, तारीख याद रखिए, आप कहीं नोट कर लीजिए, आप देख सकते हैं जाकर किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट अगर वहां पर मिल जाती है तो जरूर आप पढ़ सकते हैं, किताबों की दुकानों पर भी मिल जाएगी। ये अपने आप को इन्फॉर्म्ड एक सूचना आपके पास हो, इसको एक तरह से मुकम्मल करने के लिए बहुत जरूरी है इन चीजों को पढ़ना। संविधान सभा में 17 अप्रैल 1947 को जो माइनॉरिटीज पर उन्होंने ज्ञापन पेश किया, उसमें जो बातें श्यामा बाबू ने कही, हम क्रमशः आपको एक एक बताएं। जैसे एक जगह उन्होंने कहा कि सभी अल्पसंख्यकों को समान अधिकार होना चाहिए कि वे अपने तय ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा, मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, वे अपने तय धार्मिक या चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था चला सके, वे शिक्षण संस्थान चलाने के लिए भी अधिकृत हों, और उन संस्थानों में वे अपनी इच्छानुसार अपनी भाषा और अपनी धार्मिक प्रैक्टिस का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी गांव या गांव के समूह या शहर में अगर अल्पसंख्यक बच्चे पर्याप्त संख्या में अपने लिए अपनी पसंद की शिक्षा और अपनी भाषा में शिक्षा की मांग करते हैं, तो अधिकारियों को ऐसे स्कूल खोलने के लिए सोचना पड़ेगा।
अब आप मदरसा मदरसा के बारे में, मदरसा बोर्ड के बारे में, और तमाम जो विभिन्न प्रदेशों में, खासकर भाजपा शासित जो प्रदेश हैं, और उसमें भी खासकर मैं बिहार की बात कर, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, सॉरी, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। इन प्रदेशों में मदरसों के साथ हाल फिलहाल जो हुआ है और आगे भी हो सकता है, अगर आप उसकी कल्पना करें, उसको आपने दृश्य देखा है, कल्पना क्या करना है। कितनी बार दृश्य देखा होगा कि कहां कहां मदरसों के साथ क्या क्या जुल्म ढाया गया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपको अपनी पसंद, उनकी पसंद की शिक्षा और उनकी भाषा में शिक्षा के लिए काम करना पड़ेगा, और अगर वो धार्मिक प्रैक्टिस भी वहां उपयोग करते हैं तो उसको भी इंडोर्स करना पड़ेगा, उसको भी समर्थन देना पड़ेगा। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे हैं। अब आप बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज होते और लखनऊ, कानपुर या बरायबरेली या संभल में आज जो कुछ हो रहा है, वो क्या अपनी आंखों के सामने देख सकते थे? बहुत बड़े विद्वान थे, फिर योगी सरकार क्या उनके साथ करती, आप कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद वो क्या कहते हैं, किसी बच्चे को उसके अपने धर्म के अलावा किसी स्कूल में दूसरे धर्म के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। माइनॉरिटी संस्थाओं को आम संस्थानों, स्कूलों की तरह सरकारी फंडिंग उपलब्ध की जानी चाहिए। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे हैं, जनसंघ के पहले अध्यक्ष, संस्थापक। लेकिन ये संस्थापक बनने से पहले की बात है, ये बताना भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि संस्थापक अध्यक्ष जनसंघ का बनने से पहले वो बंगाल की जो फजलुल हक की सरकार थी, उसमें वित्त मंत्री थे, और वो सरकार जो कृषक, उनकी पार्टी थी, प्रजा कृषक पार्टी, हक साहब की, उसके साथ इनका हिंदू महासभा के एक नेता के तौर पे इनका अलायंस था, और मुस्लिम लीग का सपोर्ट था। तो दोस्तों, उसमें वो आगे जो कहते हैं वो और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आज जो माहौल है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिए तो बहुत बड़ी बात है। उनका ये कहना है, और ये चकित करने वाली बात है, कि वो मुस्लिम या माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी अन्य जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी हैं, उनके रिजर्वेशन की बात करते हैं। कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन की बात आ रही है तो बीजेपी, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग कांग्रेस के खिलाफ या दूसरे और दलों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन उनके संस्थापक अध्यक्ष जनसंघ के, उन्होंने पहले संविधान सभा में जब अपनी बात रखी थी तो उन्होंने माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन का सपोर्ट किया था। और वो क्या कहते हैं उसी ज्ञापन में, 17 अप्रैल 1947 को, an adequate share for the minorities in the legislature and other self-governing authorities should be seconded by joint electorate and reservation of seats for recognized minorities। ये कहते हैं कि इंश्योर किया जाना चाहिए लेजिस्लेचर यानी विधानमंडलों में, यानी पार्लियामेंट सहित, वो कहते हैं पार्लियामेंट और विधानसभा सब में, वो कहते हैं कि आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए 20 साल के लिए, और उनकी सहमति से इसकी 20 साल के बाद समीक्षा की जा सकेगी, की जा सकती है। यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की सहमति से 20 साल के बाद उस पूरे रिजर्वेशन की समीक्षा हो। यानी वो प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए माइनॉरिटीज का संसद और विधानसभा में रिजर्वेशन के भी पक्षधर वो दिखाई देते हैं अपने कम से कम ज्ञापन में। और दोस्तों, ये बात जब वो कहते हैं, ये सब कमेटी ऑफ माइनॉरिटी जो है, इसमें भी ये जो बात है बार बार कई लोगों ने उठाई है। 27 फरवरी 1947 को ये बनी थी, और 17 से 19 अप्रैल 1947 की बैठकों की प्रोसीडिंग में मुखर्जी साहब का ये मंतव्य दर्ज है। अनेक जगहों पर इसको पाया जा सकता है। तो हमारा ये कहना है कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग, आज तो मान लीजिए जहां भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों का, खासकर माइनॉरिटी में मुस्लिम अगर देखा जाए, तो जहां भी रिजर्वेशन उपलब्ध है वो आमतौर पे पिछड़े और दलित मुसलमान है, यानी जो पसमादा, जिनको आमतौर पे उर्दू भाषा में कहते हैं पसमादा मुस्लिम। लेकिन वो ये सभी मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वहां पर पसमादा शब्द यूज वो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प और हैरतअंगेज बात है।
लेकिन आप सोचिए, जिस जनसंघ की आधारशिला श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी, और जो भारतीय जनता पार्टी आज उसी जनसंघ का एक्सटेंशन है। भाजपा के लोग स्वयं ही कहते हैं कि हमारा अवतार जनसंघ, पूर्व अवतार जनसंघ है। उसका दीपक चुनाव चिन्ह था, आज कमल चुनाव चिन्ह है। तो उस पार्टी के संस्थापक ने पार्टी की स्थापना से पहले कुछ साल पहले संविधान सभा में इन मंतव्यों को रखा माइनॉरिटीज कम्युनिटी के बारे में, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनके ये विचार 1951 में बदल गए थे। कम से कम निजी तौर पे मुझे नहीं मालूम, और निजी तौर पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी इस प्रकार की कोई बात लिखी भी नहीं। मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खंगाले कि क्या 1951 में उनके विचार पूरी तरह बदल चुके थे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। जम्मू कश्मीर के बारे में जरूर बदल गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन जनरल माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बारे में नहीं विचार बदले थे। कम से कम जो दिखाई पड़ता है, उन्होंने अपने ही विचारों को संविधान सभा में जो व्यक्त किए थे, उनको उन्होंने खारिज करता हुआ कोई आलेख नहीं लिखा। हाँ, रामराज परिषद, हिंदू महासभा, इन तमाम जो दलों के जो विचार थे, उनसे उनका काफी उनकी मंजूरी थी बहुत सारे मुद्दों पर, और वे बहुत ही कंट्रोवर्शियल विचार कहे जा सकते हैं। लेकिन एज फार एज माइनॉरिटीज आर कंसर्न, उनके विचारों में एक बिल्कुल शिफ्ट दिखाई देती है अन्य आरएसएस के विधान या हिंदू महासभा के, या रामराज परिषद जो बना रखा था कुछ लोगों ने, प्रजा परिषद बन रखा था जम्मू कश्मीर में, इनके नेताओं के, अन्य नेताओं के विचारों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। अब गुरु गोलवलकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में कैसे तालमेल बैठा जनसंघ की स्थापना के लिए, यह भी बड़ी दिलचस्प बात है, और जरूर इस पर भी अच्छी रिसर्च करने की जरूरत है, अच्छा दस्तावेज, अच्छा लेखन करने की जरूरत है। नए स्कॉलर्स को इस पर जरूर लिखना चाहिए, मैं समझता हूं। बहुत दिलचस्प ये अध्ययन है, खासकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उस तरह का कैसे विचार उनका बदल रहा था या नहीं बदल रहा था। लेकिन माइनॉरिटीज के बारे में बहुत दिलचस्प ओपिनियन दिखाई देती है। तो आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।